एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल गोपाल इंग्लिश क्लासेस नवादा। आज के सेशन में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है हमारे क्लास में। अभी तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पिछले क्लास में मैंने बताया है, लेकिन आज की क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं आप लोग को कुछ अलग पढ़ाने जा रहा हूं। और जानते हैं वो क्या है? वो है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ड्स या कॉमन एरर्स। एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कॉमन एरर्स, और इसी कॉमन एरर से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज हम डिस्कस करेंगे। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग करते समय कॉमन एरर्स देखने को मिलते हैं एग्जाम में अक्सर, हमेशा। और ये काफी आसान है। इनको सीखने के लिए किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज की जानकारी होनी आवश्यक नहीं है। ये एकदम हर चैप्टर से अलग थलग एक नॉलेज है जिसको आज मैं आपसे इम्पार्ट करूंगा, और आप विश्वास कीजिए ये आपको बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग लगने वाला है, और साथ ही एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला है। या यूं कहो जो एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं पॉइंट्स को या उन्हीं वर्ड्स को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपका सेशन। इसे लगातार देखते रहना। हर एक मिनट में एक नया वर्ड आएगा और हर वर्ड के लिए अलग एरर होगा, दूसरे और पहले से उसे कोई मतलब नहीं होगा। ओके, जब बात वर्ड की हो रही है तो आप जानो कि वर्ड जो मेन वर्ड होता है ना, कोई भी वो होता है, उसको बोलते हैं रूट वर्ड। जो मेन वर्ड होता है वो होता है रूट वर्ड। और अगर उस रूट वर्ड में, जैसे कि आप यहाँ लिखते हो राइट, तो राइट एक स्वतंत्र शब्द है जिसकी हिंदी है लिखना। इस रूट वर्ड के आगे अगर कुछ जोड़ने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा तो उसे हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे राइट के पहले री लगाने से यहाँ पर इसका अर्थ बदल जाएगा, और इसलिए री जो है हमारा क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रीफिक्स यहाँ पर क्या है? हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि आप राइट एक रूट वर्ड है, जब आप इसमें री जोड़ देते हो आर ई, तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो शब्द के पहले आकर जो उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, रूट वर्ड के जो पहले लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स, उपसर्ग हिंदी में। तो यहाँ पर आर ई जो आपको दिखा वो क्या हुआ? प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। और शब्द के अंत में आकर किसी शब्द के बाद अगर जुड़कर उसके अर्थ में अगर बदलाव ला सके, ऐसा कोई आए शब्द समूह या शब्द, तो हम उसे कहेंगे कि वो प्रीफिक्स न होकर के सफिक्स हो गया। सफिक्स मतलब क्या होता है? प्रत्यय। लाइट में ई एन जोड़ देने से ये लाइटेन बन गया, और लाइटेन का मतलब प्रकाशित करना हो गया। तो यहाँ जो ई एन शब्द आपने देखा वो ई एन शब्द सफिक्स है। लेकिन मानो अगर रिच लिखा होता और इसके पहले हमने ईएन लगाया होता तो इन रिच का अर्थ होता अमीर बनाना, और यहाँ पर जो ईएन है वो रूट वर्ड रिच, रिच मतलब अमीर, रूट वर्ड हो गया, अपना अर्थ है उसका, और उसमें ये पहले आकर के लग गया, तो हम कहेंगे कि ये आपका प्रीफिक्स है। ठीक है। अगर हम बोलते हैं ईट, तो ईट रूट वर्ड है, और ईट में अगर एबल जोड़ दिया जाए तो एबल जो है इसमें आकर के इसका अर्थ बदल दिया, अर्थ हो गया खाने लायक। तो रूट वर्ड ईट में जो एबल पीछे आकर के जुड़ा और इसका अर्थ परिवर्तित किया, इसको हम सफिक्स कहेंगे। और जो रूट वर्ड में पहले आकर के जुड़ता है वो प्रीफिक्स होता है। अगले सेशन में हम आपको वर्ड पावर पढ़ाएंगे, तो हाँ रूट वर्ड और प्रीफिक्स का
चर्चा और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ किया जाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे, जो मेन शब्द होता है वो रूट वर्ड होता है, उसके जो पहले लगता है वो प्रीफिक्स होता है और जो बाद में लगता है वो सफिक्स होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्स आर ई की। आज के क्लास में जो पहला वर्ड आप कॉमन एरर्स रिलेटेड टू वर्ड सीखोगे उसमें चर्चा होनी है आर ई री। री क्या है? री समझिएगा। री के बारे में आप समझो। आर ई री इज अ प्रीफिक्स with a meaning again or back. Re is a prefix with a meaning. Re is a prefix with a meaning again or back. री एक उपसर्ग है जो जहां लगता है वहां अगेन या बैक का मीनिंग देता है। अगेन मतलब पुनः, बैक मतलब पहले या पीछे। तो जब आप री लगा देते हो तो यह फिर से या फिर पीछे का मीनिंग देता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अभी समझे थे ना, और भी एग्जाम्पल दे करके हम बताएंगे आपको। राइट, राइट मतलब लिखना, और इसके पहले अगर उपसर्ग री लग गया तो इसकी मीनिंग हो जाएगी फिर से लिखना, पुनः लिखना, एक बार और लिखना। अगर हम लिखते हैं रीफंड, फंड का मतलब होता है पैसा देना, कोष में जमा करना, और ये हुआ फिर से देना, यानी किसी मुद्रा या पैसा को वापस दे देना, जहां से लिए वहीं दे देना, लौटा देना। तो ये हो गया रीफंड, लौटाना। जैसे आप देख लो रिटर्न, टर्न मतलब मुड़ना, रिटर्न मतलब वापस मुड़ना, यानी वापस लौट जाना, जहां आए उधर ही चले जाना, इसको बोलते हैं रिटर्न। तो इस तरह से जहां भी आर ई शब्द जुड़ता है उपसर्ग के रूप में, यह उसके अर्थ को बदल देता है। और यह याद रखना, कॉमन एरर के पॉइंट के लिए इस बात को आप याद रखना। मेन चीज आपने यहाँ देखा, री इज अ प्रीफिक्स विद अ मीनिंग अगेन और बैक। री एक ऐसा प्रीफिक्स है जो जब किसी वर्ड में लगता है तो अगेन या बैक का मीनिंग देता है। अब आइए ढेर सारे एग्जाम्पल्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि री जो है आर ई कहाँ कहाँ ज्यादातर यूज होकर के अगेन और बैक का मीनिंग दे रहा है। तो ये बंच ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन हैव अ लुक। तो अब आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, आइए देखते हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे, पहला वर्ड है रिपीट। रिपीट में उपसर्ग क्या लगा है? री उपसर्ग लगा है। तो री उपसर्ग लगने से इसकी हिंदी हो गई फिर से करना यानी दोहराना। पहला वर्ड आपने रिपीट देख लिया है ना। दूसरा वर्ड जो आप देख रहे हो रिट्रीव, इसमें भी री लगा है। री का मतलब होता है, रिट्रीव का मतलब भी हो गया बार बार दोहराना, फिर से मतलब अगेन का मीनिंग मिल गया, फिर से करना, फिर से ट्रीव मतलब प्राप्त करना, री मतलब लग गया तो दोबारा प्राप्त करना या फिर से दोहराना, तो रिट्रीव का ये अर्थ हो गया। तब आप देख रहे हो रीवर्ट। रीवर्ट मतलब वर्ट मतलब लौटना, और पहले की स्थिति में अगेन वही लौट जाना जहां आप थे, बैक वापस। तो बैक मतलब वापस या अगेन मतलब फिर से। तो रीवर्ट का मतलब फिर से लौट जाना या वापस जहां थे वहीं लौट जाना, पहले की स्थिति में लौट जाना, पूर्व स्थिति में लौट जाना। अभी आप इसी में देख रहे होगा एक वर्ड सेकेंड नंबर में रिपीट के बाद आप देखिए लिखा है रीइटरेट। इटरेट मतलब घूमना होता है, और रीइटरेट मतलब वापस से घूम के वहीं आ जाना, पुनः घूम जाना। तो जहां थे वहीं आ गए, फिर दोहरा लिए, जिस जगह गए थे फिर घूम के वहीं आ गए। तो रीइटरेट का मतलब होता है पुनः से गति करना, फिर से गति करना। क्या सीख रहे हो? आर ई उपसर्ग जहां भी लगता है वह पुनः का मीनिंग देता है, अगेन का मीनिंग देता है, या वापस से उसी स्थिति में लौटने का बैक का मीनिंग देता है। तो रीइटरेट वर्ड आपने देख लिया।
अभी आप देखो लिखा है रीगेन, जैसे आपने रिट्रीव देखा था वैसे रीगेन लिखा है। गेन मतलब क्या होता है? फायदा होना, प्राप्त करना। रीगेन मतलब क्या होता है? पुनः से प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। तो री का मतलब अगेन हो गया, या री का मतलब बैक हो गया, वापस हो गया। रिकर का भी उसी प्रकार मीनिंग है, पुनरावृत्ति होना, फिर से घटित होना। फिर से घटित होना को रिकर बोलेंगे, पुनरावृत्ति होना को रिकर बोलेंगे। अभी रेफर वर्ड आप लोग देखो, रेफर का मतलब पुनः से संबंध दर्शाना, कहीं से पीछे जाकर के पहले कही गई बात से दोबारा संबंध दर्शाना, जो बात हम कर चुके हैं उसी को रिलेट करना, दोबारा उसी से संबंध पीछे जाकर के दर्शाना। तो रेफर जो है पीछे, रेफर बैक टू, तो यहाँ पर अगर आप बैक लगाते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेफर का मतलब भी होता है पीछे या पुनः से संबंध को दर्शाना। सभी वर्ड को आप सुनते चले जाओ। अगला वर्ड आप देख रहे हैं रीइम्बर्स। रीइम्बर्स का मतलब भी होता है पुनः से गति करना, पुनः से वापस आ जाना, वापसी कर लेना। यहाँ पर भी पुनः का मीनिंग मिल गया। रीबिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, और री लग गया तो पुनः बनाना, फिर से बनाना, री लग गया तो फिर से का मीनिंग मिलेगा ना। रिट्रीट मतलब पीछे हट जाना। रिट्रीट का मतलब होता है गो बैक, और इसमें भी री जो है वो बैक का मीनिंग दे दिया है। रिफंड मैं बता चुका हूँ, फिर से फंड करना, वापस से फंड करना, दोबारा से फंड करना, धन को लौटाना, जो धन लिए उसको बैक कर देना, यानी फिर से लौटा देना जहां से आया। रीशेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है निर्धारित करना। रीशेड्यूल मतलब शेड्यूल अगेन, फिर से निर्धारित करना, पुनः निर्धारित करना। शेड्यूल बैक, वापस से जहां से शुरू किए थे वहीं से निर्धारित करना। तो री लगा तो क्या मीनिंग दे रहा? री लग जाने से रूट वर्ड में प्रीफिक्स री आने से वो अगेन या बैक का मीनिंग देता है। इसी तरह से रिवाइज मतलब ट्राइज अगेन, फिर से दोहराना, फिर से पुनरावृत्ति करना। रिकैपिचुलेट का भी वही मतलब है, फिर से किसी बात को दोहराना, संक्षेप में फिर से दोहराना, ये रिकैपिचुलेट हो गया। रीराइट अभी मैं बताया, फिर से लिखना या दोबारा लिखना। री क्या मीनिंग देगा? फिर से का। अभी आप देख रहे हो रिटर्न, मैंने बताया वापस से लौट के वहीं आ जाना। या देख रहे हो आप रिज्यूम, दोबारा से प्रारंभ करना, जहां से शुरू किए थे फिर वहीं से प्रारंभ करना। तो यहाँ भी अगेन का मीनिंग दे दिया। अब रिकॉल, रिकॉल मतलब पुनरावृत्ति करना, जो बात आप भूल गए उसको फिर से कॉल करना, दिमाग में फिर से लाना, याद करने की कोशिश करना, ये रिकॉल हुआ। रिकास्ट, रिकास्ट का मतलब कास्ट मतलब बनाना, ठीक है, और रिकास्ट मतलब पुनः से बनाना, फिर से बनाना, किसी चीज को तैयार करना फिर से। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा था, क्या हुआ? कास्ट करना हुआ, इसको फिर से बनाया तो क्या हो जाएगा? रिकास्ट करना हो गया। सीड मतलब गति करना, और रीसीड का मतलब पुनः से जहां आए वहीं चले जाना, उसी जगह गति करना। तो रीसीड का मतलब हो गया पीछे हटना, वापस जाना। तो जहां भी री लगता है, अब तो समझ में आ गया होगा कि री उपसर्ग के रूप में अगर किसी रूट वर्ड को प्रीफिक्स री मिलता है तो आर ई री वहां पर बैक या अगेन का मीनिंग देता है। इससे एक निष्कर्ष निकला जो आप समझो कि अगर हम लिखेंगे री प्रीफिक्स का प्रयोग होने पर इन शब्दों के साथ बैक या अगेन लगाना गलत होगा, है ना। अगर री प्रीफिक्स आ गया किसी शब्द में, रिपीट, रिगेन, रिवाइज, रिफंड, इस टाइप का, रीराइट, तो आर ई री अगर प्रीफिक्स के रूप में आ गया किसी वर्ड में, तो फिर उस वर्ड के साथ हम कॉमन एरर इन द यूज ऑफ वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो अगर हम रिपीट लिखते हैं, रीराइट लिखते हैं, तो वहां पर अगर पुनः से हमने बैक या अगेन शब्द जुड़ा हुआ है, ध्यान दो एग्जाम में इस तरह का बहुत बार आ चुका है, तो वहां बैक या अगेन शब्द जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर इसे गलत करेंगे, क्योंकि रीगेन का मतलब ही हो गया गेन अगेन। तो फिर उसमें फिर अगर बैक या अगेन लगाएंगे तो कॉमन एरर हुआ ना। तो आइए इस चीज को अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट। पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होगे, आई टोल्ड हर टू री राइट द सेंटेंस अगेन। क्या लिखा है?
आई टोल्ड हर टू री राइट द सेंटेंस अगेन। मतलब समझना, मैंने उससे कहा सेंटेंस को दोबारा लिखने के लिए। रीराइट मतलब क्या हो गया, दोबारा लिखना, अर्थ तो दोबारा का मिल गया। फिर यहाँ जो अगेन आया तो री उपसर्ग के लगने से ही अगेन या बैक का मीनिंग मिल जाता है। तो जब भी किसी रूट वर्ड में री लग जाएगा तो उसके साथ अगेन या बैक नहीं लगेगा। तो आई टोल्ड हर टू री राइट तक ही सही है। इसमें जो अगेन लगा है या जो बैक लगा है उसको क्रॉस करना होगा, उसको काटना होगा, उसको हटाना होगा, तब जाकर सही होगा। ठीक है। लुक एट अनदर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोलते हैं रिपीट द प्रोसेस अगेन, मतलब इस प्रोसेस को दोहराओ। रिपीट द प्रोसेस अगेन, ऐसा है। रिपीट मतलब दोहराना, रिपीट द प्रोसेस प्रक्रिया को दोहराओ, अगेन फिर से। रिपीट मतलब ही दोहराना हो गया, एक बार फिर करना। फिर इसमें अगेन कैसे लग सकता है, री उपसर्ग जहां आ गया वहां बैक या अगेन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, जैसे कि अगला एग्जाम्पल है रिवाइज योर लेसन अगेन, फिर से अपने लेसन को दोहराओ, फिर से अपने पाठ को दोहराओ। तो फिर से दोहराने का मतलब ही होता है फिर से करना। इसमें अगेन लगाना गलत हो गया, आर ई री उपसर्ग आएगा तो ध्यान दे उस वाक्य में अगेन या बैक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेट अस रिज्यूम द क्लास अगेन। समझ रहे हैं बाबू, आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है ना, कि जहां री लगा हुआ उपसर्ग लगा हुआ आपका वर्ड आएगा वहां अगेन और बैक नहीं लगाना। छोटी सी बात है, कई एग्जाम्पल से समझा रहे। तो लेट अस रिज्यूम द क्लास अगेन, हम लोग को फिर से क्लास वहीं से शुरू करना है जहां हमने छोड़ा। रिज्यूम माने वापस, जहां छोड़े वहीं से शुरू करना। तो रिज्यूम का मतलब ही हो गया वहीं से शुरू करना, पुनः वहीं से शुरू करना। तो रिज्यूम के साथ जो आप अगेन लगाओगे तो कॉमन एरर होगा, अगेन काट कर हटा देंगे। नेक्स्ट है द पेशेंट रीगेन्ड, द पेशेंट रीगेन्ड कॉन्शसनेस अगेन, पेशेंट को होश आ गया। रीगेन मतलब दोबारा प्राप्त कर लिया, क्या, कॉन्शसनेस, होश। तो दोबारा से पेशेंट होश में आ गया, इतनी ही दूर की हिंदी हो गई। द पेशेंट रीगेन्ड कॉन्शसनेस, पेशेंट दोबारा से होश में आ गया। अब अगेन की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं है। जब री उपसर्ग लगा है तो अगेन और बैक की आवश्यकता नहीं है। अब सोचो इतने एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, कर रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है फिर इसको दोबारा करने की, मतलब दिमाग में सेट हो जाना। यही है वर्ड को समझने का प्रोसेस। री उपसर्ग को आप कभी नहीं भूलोगे, आई हो भूलोगे, नीचे आप जवाब देते रहे, है ना। अब है यहाँ कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू रेफर बैक टू योर स्टेटमेंट। आई वुड लाइक टू रेफर बैक टू योर स्टेटमेंट। मैं पुनः से आपका ध्यान आपके स्टेटमेंट की तरफ ले जाना चाहूंगा। रेफर का मतलब ही होता है पीछे या पहले कही गई बात को दर्शाना, पहले कही गई बात से संबंध जोड़ना। तो पहले कही गई, पीछे कही गई बात से संबंध जोड़ना, मेंशन समथिंग बैक, जो पहले कहा गया उसी को मेंशन करना। तो रेफर में बैक शब्द छुपा हुआ है। यहाँ पर जो आप रेफर के साथ रेफर बैक टू योर स्टेटमेंट देख रहे हो, इसमें बैक गलत हो गया क्योंकि इसमें रेफर में री उपसर्ग लगा हुआ है और इसके रहते बैक और अगेन का कोई जगह नहीं है। अगला एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इफ द पेन रिकर्स अगेन कंसल्ट द डॉक्टर सून। मतलब अगर दोबारा से दर्द पुनरावृत्ति होती है, दोबारा से फिर दर्द बढ़ता है तो दोबारा बढ़ जाना, दोबारा घटित होना। रिकर माने होता है फिर से घटित होना, मतलब कि हैपन अगेन, उसे बोलते हैं रिकर। तो अगर दोबारा से दर्द रहता है, दोबारा से दर्द हो जाता है तो इसको आप कैसे बोलोगे, इफ द पेन रिकर। रिकर का मतलब ही हो गया हैपन अगेन, दोबारा घटित होना। अब जब आप रिकर अगेन लिखोगे तो उसमें रिकर अगेन में तो दो बार अगेन का बोध होगा ना, हैपन अगेन अगेन, ये गलत हो गया, सुपरफ्लुअस अनावश्यक है। तो यहाँ पर इफ द पेन रिकर्स अगेन में फिर से अगेन को काटेंगे। एकदम से याद हो गया होगा, तो आप करोगे बस कीजिए सर कितना री लाइएगा, दिमाग में आ गया है कि री है तो अगेन नहीं लगेगा, री है तो बैक नहीं लगेगा। आई शैल रिटर्न बैक सून, ये रिटर्न वाला ही ज्यादा पूछा है तो यहाँ आप देख लो आसानी है। रिटर्न वापस लौटूंगा हो गया, बैक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द टीचर रीइटरेटेड द एग्जाम्पल अगेन, टीचर ने फिर से एग्जाम्पल को दोहराया। तो दोहराना का मतलब रीइटरेट मतलब फिर से करना, अब उसमें अगेन लगाने की कहाँ जरूरत थी। तो द टीचर रीइटरेटेड द एग्जाम्पल, अगेन लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।
फिर से करते हैं एक और एग्जांपल मेरे तरफ से आप कर लो। ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग अगेन। जो भी घटनाएं घटित हुई है उसको फिर से जरा याद करने की कोशिश करो। ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग, इतना ही काफी है। रिकॉल का मतलब ही होता है दोबारा से याद करना, तो यहाँ पर अगेन लगाना फिर से गलत हुआ। क्या सीखा इतनी देर में आपने? इन शब्दों के बाद अब तो आपको कोई नया वर्ड मिलेगा ही नहीं ऐसे, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आर ई उपसर्ग का प्रयोग, आर ई उपसर्ग जो है प्रीफिक्स जो क्या मीनिंग देता है, अगेन या बैक का मीनिंग देता है। तो अगर किसी शब्द के साथ आर ई प्रीफिक्स लगा हुआ है तो उस शब्द के साथ फिर हम अगेन या बैक अलग से जोड़ेंगे तो वो गलत होगा। वहां अगेन और बैक को हटाना होगा, तभी वाक्य सही होगा। ठीक है, तो जैसे आपने री को देखा वैसे अब छोटे छोटे कई सारी चीजें हैं जिसको आप देखोगे। जैसे अब एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे वी शुड कम अप विथ न्यू इनोवेशंस। हमें नए नए खोजों के साथ सामने आना चाहिए, नए नए खोजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इनोवेशन का मतलब ही होती है नई खोज, न्यू डिस्कवरी को इनोवेशन कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इनोवेशन का ही अर्थ हो गया नई खोज, तो जब इनोवेशन आएगा तो न्यू नहीं आएगा। एकदम से याद करने वाला है, किसी भी जगह ये आपको मिलेगा अलग से नहीं, बस याद करना है कि न्यू इनोवेशन नहीं होगा। इनोवेशन का मतलब ही नया होता है, तो इसके साथ न्यू लगा दिए, गलत हो जाएगा। इट इज ए ब्लंडर मिस्टेक। हर मिनट के साथ आप एक एरर सीख जाओगे। इट इज ए ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही होता है ए बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। तो अगर ब्लंडर होगा तो मिस्टेक नहीं, और मिस्टेक होगा तो ब्लंडर नहीं। अगर आप कहना चाहते हो कि छोटी मोटी गलती है तो आप कहेंगे इट इज ए मिस्टेक, और अगर आप कहना चाहते हो कि बहुत बड़ी गलती है तो आप कहेंगे इट इज अ ब्लंडर। तो जब ब्लंडर आएगा तो मिस्टेक नहीं, और जब मिस्टेक आएगा तो ब्लंडर नहीं। इतने आसान आसान सवाल किए गए हैं एग्जाम में, और सोचिए कि बिना जाने इसको कोई बना नहीं सकता है। किसी चैप्टर के अंतर्गत इसको आप नहीं रख सकते हो, जब भी सीखोगे इसी प्रकार से सीखना है। तो इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। अब जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ देखो, अगला सेंटेंस से सीखोगे आप। You are kindly requested to grant, इसको हटा लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कॉपी और कलम आज इसके बिना काम नहीं चलेगा। जिसके पास है रेगुलर वो करेगा, है ना, और जहां पर जरूरत पड़े बाद में आप वीडियो पॉज करके कर लेना। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट माई एप्लीकेशन। पढ़ने में तो बिल्कुल सही लगे आपको, कहीं से कोई गलती नहीं है। पहले आप इसके की पॉइंट को समझ जाओ तब सेंटेंस पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट का मतलब ही होता है आग्रह करना, है ना। तो जब रिक्वेस्ट आता है ना, एकदम सीधे याद करने की चीज है, ये याद करने की चीज है। इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट, इट इज समथिंग टू रिमेम्बर। हेयर रिक्वेस्ट आता है तो काइंडली नहीं आता है, रिक्वेस्ट काइंडली ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि रिक्वेस्ट के साथ काइंडली का प्रयोग अनावश्यक होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट माई एप्लीकेशन। कितना भी ग्रामर जानेगा इसका कोई सिर पैर है नहीं, इसको बस याद रखना है। जो याद रखेगा वो जीतेगा, उसको नंबर मिलेगा। तो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड में काइंडली हटा दो, सिर्फ रिक्वेस्टेड रहने दो, और यहाँ कोई गलती नहीं है। जैसे अगला देख लेंगे आप, हर एग्जाम्पल में हर एक मिनट में नया सीख जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देते रहिए, कुछ भी मिस नहीं करना। इंग्लिश इज ए लिंकिंग लैंग्वेज। देख रहे हो बाबू, इंग्लिश इज ए लिंकिंग लैंग्वेज। लिंक मतलब जोड़ना, लैंग्वेज मतलब भाषा। अंग्रेजी एक जोड़ने वाली भाषा है, मतलब इस भाषा से दूसरी भाषा अगर आप नहीं जानते हैं तो भी काम चलेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है सभी लोग जानते हैं तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप करें इंग्लिश इज ए लिंकिंग लैंग्वेज, बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, ठीक तो है, ठीक तो है। लेकिन अब यहाँ पर सीधी जानकारी है कि लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होता है, लिंक लैंग्वेज होता है।
एक बार जो ऐसे सुन लेगा, गलती कर लेगा, उसको याद रहेगा। सीधे बताएंगे तो उतना याद नहीं रहेगा। अगर हम कहेंगे दिस इज ए लिंकिंग रोड बिटवीन टू मेन रोड्स, दिस इज ए लिंकिंग रोड बिटवीन टू मेन रोड। कितना आसान है, पढ़ने में भी ठीक लग रहा है। ये एक लिंकिंग रोड है दो मेन रोड के बीच में, मतलब इधर भी मेन रोड, इधर भी मेन रोड, और यहाँ दोनों में जाने के लिए बीच में एक रोड है, यही लिंकिंग रोड हो गया। पर आप तो समझ चुके हो लिंकिंग रोड नहीं हो सकेगा, इसके लिए सही होगा तो क्या होगा, लिंक रोड। कितना आसान है, कोई चैप्टर से मतलब नहीं है, सीखो बस सीखो। अगर इच्छा है तो आप यहाँ से कॉमन एरर सीख सकते हो। इसको आप करो, ऐसे ऐसे सेक्शंस बीच बीच में हम लाते रहेंगे। और तब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैं आपको अगले क्लास में नया चैप्टर जब शुरू करूंगा तो ध्यान रहे, अब मैं वर्ब चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करो कि पढ़ा हुआ खत्म हो गया। अब ज्यादातर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अभी वर्ब नहीं पढ़ाया है और वर्ब शुरू होने जा रहा है। वर्ब चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। तो आप जरा रेगुलर रहें और लोगों को इन्फॉर्म करें कि अब जो है बेसिक खत्म हो चुका है। सर कॉमन एरर बताना शुरू कर दिए हैं, बीच बीच में कॉमन एरर बताएंगे। और बेसिक के बाद अब सर नाउन नहीं शुरू कर रहे हैं बल्कि वर्ब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। अब मेरा कहना है कि एक है वर्ड, एडजेक्टिव में पढ़ना है। वर्ड है सफिशिएंट और उसी एडजेक्टिव में पढ़ना है एनफ। सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त होता है और सफिशिएंट मतलब भी पर्याप्त होता है और एनफ मतलब भी पर्याप्त होता है। सुनो की पॉइंट क्या है, सुनना है। सफिशिएंट आएगा तो एनफ नहीं और एनफ आएगा तो सफिशिएंट नहीं। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट का मतलब ही पर्याप्त है और एनफ का मतलब भी पर्याप्त है। तो ऐसा हम लोग जान गए, लेकिन एग्जाम में तो पूछ रहा है सफिशिएंट और एनफ लगाकर एक साथ। देखिए एग्जाम्पल करते हैं। अब मान लो इस की पॉइंट को जानने के बाद आप ये सेंटेंस कहीं देख लेते हो, पूछा हुआ। पहले आप माइंड में रख लो कि मैं जो भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो पूछा हुआ एग्जाम्पल। आई हैव सफिशिएंट एनफ इंफॉर्मेशन। मेरे पास पर्याप्त सूचना है। पर्याप्त यानी काफी। काफी का मीनिंग सफिशिएंट भी होता है, एनफ भी होता है। क्या होता है? एनफ भी होता है, सफिशिएंट भी। तो फिर चुन लो, जैसे कि ब्लंडर होगा तो मिस्टेक नहीं, मिस्टेक होगा तो ब्लंडर नहीं। उसी प्रकार से सफिशिएंट होगा तो एनफ नहीं, एनफ होगा तो सफिशिएंट नहीं। आप चाहो तो यहाँ से एनफ को हटा लो या चाहो तो सफिशिएंट को हटा लो, कोई भी एक हटा लोगे सही हो जाएगा। अभी इसी तरह का एक और वर्ड आ रहा है, एक और फ्रेज आ रहा है, देखिएगा। बोल चाल में लोग बहुत यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं आई एम क्वाइट ऑल राइट। सुने भी होंगे आप, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ हमको, एकदम चकाचक। तो इसको बोलते हैं आई एम क्वाइट ऑल राइट, चंगा भला चंगा, एकदम सही। तो क्वाइट मतलब बिल्कुल, बिल्कुल मतलब पूरा, और ऑल मतलब भी पूरा। ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं, जान ही नहीं है। क्वाइट मतलब भी पूरा, ऑल मतलब भी पूरा। तो आप यहाँ से जानो क्वाइट होगा तो ऑल नहीं, है ना, लिख लिया आप, है ना। और नहीं तो ऐसे भी समझ ही रहे, तो क्वाइट होगा तो ऑल नहीं, और इसी को आप समझ लो ऐसे कि ऑल होगा तो क्वाइट नहीं। तो दोनों की मीनिंग एक ही है, वैसे ही समझ सकते हैं। सफिशिएंट होगा तो एनफ नहीं, एनफ होगा तो सफिशिएंट नहीं। तो अब यहाँ पर क्या समझना है, क्वाइट होगा तो ऑल नहीं और ऑल होगा तो क्वाइट नहीं। अब इसको कोई भी बंदा सही कर लेगा, बोलेगा सर ऐसा करो, आप लिखो आई एम ऑल राइट। अब ये सही है और ये नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसा करो आई एम क्वाइट राइट लिख लो। लेकिन क्वाइट ऑल तो आप रहने ही दो, क्योंकि क्वाइट का भी वही मीनिंग है जो ऑल का मीनिंग है, तो क्वाइट ऑल नहीं हो सकता है फिर से। तो हमने देखा, तो ये सारे जो है इनको बोलते हैं अनावश्यक एक्सप्रेशन, एग्जाम्स के फेवरेट हैं, है ना। तो और आगे करते हैं और आगे सीखते हैं। अब जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, है ना,
आई हैव ए वाइट हेयर। लोग जैसे देखते हैं वैसे बना लेते हैं, जबकि ये फ्रेज है। व्हाइट हेयर का मतलब लोग सोच रहे हैं मेरा एक बाल उजला है तो व्हाइट हेयर होगा, और ये गलत हो गया, क्योंकि पके हुए बाल को व्हाइट हेयर नहीं कहा जाता। व्हाइट हेयर लिखना ही गलत है, इसके जगह ग्रे हेयर होना चाहिए। कहाँ मिलेगा आपको, किस चैप्टर के अंदर? चैप्टर के अंदर भी लाया जाएगा जबरदस्ती, और इसको हम बता रहे हैं बस जहाँ पढ़ लो ग्रैब कर लो, पढ़ो और बनाओ। तो यहाँ पर आई हैव अ व्हाइट हेयर नहीं होगा, बल्कि इसके जगह सही लिखेंगे तो आई हैव अ ग्रे हेयर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस तरह से जो बता रहे हैं हम वर्ड्स आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है और इस तरह से कॉमन एरर बताना इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप बताएं, और हम इस तरह के और सेक्शन बीच बीच में फिर लाते रहेंगे। अभी आपको मैं बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब शुरू होने जा रहा है। नेचुरली लोग पहले नाउन पढ़ते हैं, नाउन पढ़ना भी ठीक है, लेकिन पूरे ग्रामर का सबसे अहम हिस्सा कौन है? वर्ब। इंडिया में ऐसे बहुत सारे महान टीचर्स हैं जो नाउन न पढ़ा करके पहले वर्ब बता रहे हैं बच्चों को, और जिससे उनका नाउन का कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नाउन पढ़ चुके हैं, तो उनके ख्याल से भी वर्ब बताना बेहतर होगा। तो अगले क्लास में हम वर्ब शुरू करने जा रहे हैं, और बार बार मैं आप लोग से एक ही बात कहता हूँ, आगे भी कहूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा ऑनलाइन क्लास लेने का जो ऑनलाइन क्लास चलाने की जो आवश्यकता है वो पूरा हो सके उसके लिए। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, अगर आपको चीजें सही लग रही है, समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।